जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन गुरु पे। दोस्तों, अगर आपका भी सपना इस साल 2026 में एचपी होमगार्ड की वर्दी पहनने का है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एचपी होमगार्ड एग्ज़ाम का फुल मॉक टेस्ट 4। और ये जो फुल मॉक टेस्ट जिसमें शामिल है टॉप 50 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि ऐसा ही पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए चेक करते हैं आपकी तैयारी। तो सबसे पहले फ्रेंड, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने टारगेट रखा था 50 लाइक्स का। तो आपने 50 से अप जो लाइक कर दिए हैं, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद है। तो चलिए इसी तरह से वीडियो पे प्यार बनाए रखें। अब नेक्स्ट टारगेट रहेगा 100 लाइक का। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं। जो भी चैनल पे भाई या बहन जो भी नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है। तो आज का जो फ्रेंड ये मॉक टेस्ट रहेगा, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके जो होमगार्ड के लिए। और इसमें मैंने जो है हार्ड लेवल क्वेश्चन जो रखे हुए हैं, तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पार्ट 1 हम एचपीजीके से शुरुआत करते हैं। तो बिलासपुर राज्य में राज्य के अत्याचारों और कुशासन के खिलाफ प्रसिद्ध जुग्गा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जुग्गा आंदोलन से पूछा गया, तो ये किस वर्ष स्टार्ट किया गया था फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, है ना। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इसमें से आपने ध्यान रखना 1883 में जो है जुग्गा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। बट ये 1883 से लेके 1884 तक ये जो रहा था। और दूसरा आपने ध्यान रखना, ये बिलासपुर रियासत में होता है। कहलोर रियासत के राजा जो है अमर अमरचंद के यहाँ पे दमनकारी शासन और भारी करों के खिलाफ हुआ था। क्लियर हो गया, तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे। तो आई होप इसका भी सबको पता होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रेंड ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति एम एच बेग। तो न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग जो ये क्या बने थे, ये पहली बार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। और दूसरा अपने यहाँ से ध्यान रखना है, इसकी जो हाई कोर्ट कब बना था, ये बना था 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट बना था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और पहले कौन बने थे इसके, एच एम बेग इसके पहले चीफ जस्टिस बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, फोजल और सरबरी धाराएं हिमाचल प्रदेश की किस मुख्य नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो फोजल और सरबरी जो नदियाँ हैं वो हिमाचल की प्रमुख नदी हैं। तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो क्या सतलुज है, रावी है, ब्यास है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना वो है ऑप्शन सी, ब्यास। तो ब्यास की जो है ये क्या है, ये ब्यास की जो है मुख्य ट्रिब्यूटरीज है, और ये कुल्लू जिले में बहती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे आपने ध्यान रखना मलाना, जैसे पार्वती हो गया, मलाना नाला हो गया, सेंज, तीर्थन नदियाँ, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये भी आपकी ब्यास रिवर की ही सहायक नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कुख्यात धामी गोलीकांड जो है किस वर्ष घटित हुआ था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धामी गोलीकांड कब हुआ था फ्रेंड, तो वो हुआ था 1939 में। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन, अगर फुल डेट इसकी पूछी जाए तो 16 जुलाई 1939 को जो है ये धामी गोलीकांड हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, वो किया था भागमल सौठा ने जो है इसका नेतृत्व किया था। क्लियर हो गया। चलिए, और इसमें दो व्यक्तियों को जो है यहाँ पे गोली लगी थी और उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत से फ्रेंड क्या होते हैं ना, वो वीडियो को देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास जल्दी से जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए नेक्स्ट मॉक टेस्ट की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रसिद्ध जो पहाड़ी बाबा कांशीराम जी थे उनको पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी, तो इनको दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको पहाड़ी गांधी की यहाँ पे उपाधि दी थी। अच्छा, दूसरा आपने ध्यान रखना था, जो बाबा कांशीराम थे ना, इनको पहाड़ी बुलबुल की उपाधि भी दी थी। तो वो किसने दी थी, वो भी आपने ध्यान रखना, वो दी थी सरोजिनी नायडू ने इनको जो ये उपाधि दी थी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है, कांगड़ा चित्रकला शैली कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को किस राजा के शासनकाल में सबसे अधिक संरक्षण मिला था। तो राजा संसार चंद या राजा गमन चंद या राजा गोवर्धन या राजा अनिरुद्ध चंद। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड याद रखना वो ऑप्शन ए, राजा संसार चंद। तो राजा संसार चंद का जो कार्यकाल था वो था 1775 से लेके 1823 तक था।
तो इन्होंने क्या किया है, मतलब इनके टाइम पे ये कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग क्या हुई है, ये जो है प्रसिद्ध हुई है। और इनकी जो मुख्य रूप से जैसे राधा कृष्ण के प्रेम, ये इसके ऊपर बेसिकली आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिमला को ब्रिटिश भारत की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी आधिकारिक रूप से किस वर्ष जो है घोषित किया गया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1864 में। तो 1864 में जो है किसके सहयोग से, देखो लॉर्ड जॉन लॉरेंस है ना, तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के सहयोग से जो है यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, इन्होंने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था भारत की, ठीक है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। चलिए, और फिर 1971 में जो है इसको हिमाचल प्रदेश की राजधानी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट आते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट पूछा गया है कि 2011 का लिटरेसी रेट क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसका सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, वो है ऑप्शन ए हमीरपुर। तो हमीरपुर का जो है लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। तो वो कितना फ्रेंड, वो है 88.15% है ना। तो इसका जो लिटरेसी रेट है तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम एवरेज लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो वो हिमाचल का लिटरेसी रेट है 82.80%। ये जो है ऑल ओवर यहाँ पे है ना। अगर सबसे कम लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो वो कौन है फ्रेंड, वो है चंबा। और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट आपने ध्यान रखना वो है हमीरपुर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर। तो न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर जो है ये क्या बने थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने थे। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का बना था, ये बना था 1986 में। क्लियर हो गया। तो ये फैक्ट आपने ध्यान रखने, यहाँ से ज़रूर जो है आपके पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एक और आपने ध्यान रखना, TBR दत्ताचार्य, तो ये क्या बने थे फ्रेंड, ये बने थे प्रथम लोकायुक्त। ये हिमाचल के प्रथम क्या थे, तो ये लोकायुक्त थे, लोकायुक्त। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये कुछ फैक्ट आपने नोट कर लेने। डलहौजी नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की स्थापना किस ब्रिटिश वॉयसरॉय गवर्नर जनरल के समय हुई थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे डलहौजी की बात हुई है, तो इसके किसके कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो है ने जो ने क्या किया था, तो ये डलहौजी नामक जो है स्थान की स्थापना करी थी कब, 1854 में। तो ये डलहौजी नामक है कहाँ पे, ये डलहौजी प्रसिद्ध पर्यटन, तो ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। शिमला में स्थित वाइसरीगल लॉज, जिसे अब IIAS का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसका जो निर्माण पूरा हुआ था वो कब हुआ था, वो था ऑप्शन बी 1888 है ना, 1888, 1888 में जो है इसका निर्माण पूरा हुआ था। अगर हम बात करेंगे इसका जो आर्किटेक्टर थे फ्रेंड, वो कौन थे, वो थे हेनरी इनबर्न। कौन थे, हेनरी इरविन इसके जो क्या थे, वो इसके जो है आर्किटेक्चर थे, ठीक है। और पहले ये राष्ट्रपति निवास रखा गया था, है ना। फिर 1965 में इसको जो है IIAS के तौर पे यहाँ पे बदल दिया गया था, है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली ने इसको बदला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद हिमाचल प्रदेश की पहली प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। तो क्या थी, स्टेट बी स्टेट था, या चीफ कमिश्नरी प्रोविंस था, या फिर यूनियन टेरिटरी था, या फिर यहाँ पे पूर्ण राज्य बना था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन यहाँ पे बी, चीफ कमिश्नरी प्रोविंस। तो इसमें आपने क्या रखना है, प्रशासनिक व्यवस्था। देखो 1948 में जब इसका पूर्ण गठन किया गया था तो ये क्या बना था, चीफ कमिश्नरी प्रोविंस। कब तक रहा था, ये 1951 तक रहा था चीफ कमिश्नरी प्रोविंस। और उसके बाद 1951 के बाद ये पार्ट सी का राज्य, इसको पार्ट सी का दर्जा दिया गया था हिमाचल प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट आता है। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक परिणाम क्या थे। तो इसका जो मेजर क्या था, यहाँ पे बोला गया कि जब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो इसका जो संवैधानिक परिमाण क्या था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, अपनी विधायिका के माध्यम से राज्य कानून बनाने की शक्ति, है ना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये एक संवैधानिक परिमाण चला हुआ था, है ना। तो 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया। चलिए तो फ्रेंड, और उसके बाद नेक्स्ट आता है, हिमाचली अर्थव्यवस्था में कृषि, बागवानी और पर्यटन का महत्व किस विकल्प में सबसे सही है। तो तीनों महत्वपूर्ण क्षेत्र है, केवल कृषि महत्वपूर्ण है, या फिर केवल पर्यटन है, या फिर केवल उद्योग महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन ए, तीनों महत्वपूर्ण क्षेत्र है ना। तो तीनों महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जैसे कृषि के लिए भी जाना जाता है, पर्यटन के लिए भी जाना जाता है, और उद्योग के लिए भी जाना जाता है। चलिए, तो ये था हमारा HPGK का सेक्शन। अब हम मैथ सेक्शन को देखते हैं, यहाँ पे अच्छे से डिटेल से इनको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहला बोला गया 25% ऑफ नंबर इज़ 45, व्हाट विल बी 40% ऑफ द नंबर। तो यहाँ पे बोला गया कि 25% जो है, देखो यहाँ पे इसमें क्या करना है हमने, इसमें बोला गया कि जो 25% है ना, सबसे पहले वो नंबर किसके बराबर है, 45 के बराबर है ना। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो 45 ये 100 जो पार वाली साइड चलेगा, और 25 है ना। तो
25 4 कितना होता है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये बन जाता है 180, है ना। तो 180, तो 180 का पूछा गया कि 40% कितना होता है। तो अगर हम 180 का 40% देखते हैं तो देखिए 180 का जो फ्रेंड 10% क्या होता है, 18 होता है। और 18 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया, 72। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन यहाँ पे बी, है ना। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 72, है ना। तो 72 इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है ए एंड बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 6 वर्ष बाद उनकी अनुपात जो है 3:4 है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो फ्रेंड देखो, मैंने आपको कहा था कि ये जो मॉक टेस्ट रहेगा ये थोड़ा हार्ड लेवल रहेगा। तो आपने मुझे अपना स्कोर बताना है कि कितना जो है आपका यहाँ पे स्कोर रहा है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। और जो भी फ्रेंड चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक और हार्ड लेवल का इसी तरह से जो है मॉक टेस्ट लेके आऊँ। क्योंकि 23 को आपका एग्ज़ाम है, इससे पहले आपको हो सके जितने मॉक टेस्ट हो सके उतने आप मॉक टेस्ट लगाइए। चलिए नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया, देखो ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 7:5 है। तो यहाँ पे 7:5 की बात करेंगे, ठीक है। तो सॉरी 5:7 की बात करेंगे। अगर बोला गया 6 साल के बाद, तो देखो 6 साल की बात करेंगे, यहाँ पे 5x हो गया, यहाँ पे 7x +6 है। तो ये कितना हो जाता है फ्रेंड, ये हो जाता है 3:4। कितना हो जाता है, 3:4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जैसे 5 × 4 कितना होता है, तो ये हो गया 20x। कितना हो गया, 20x प्लस, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे इसी तरह से 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×3 21 x हो गया। और उसके बाद यहाँ पे प्लस क्या हो गया, तो यहाँ पे 6 × 3 कितना होता है, 18। तो 18 हो गया, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये इस वाली साइड आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, तो ये x हो जाएगा यहाँ पे x। और साथ में ये 24, जब ये पार वाली साइड है तो माइनस में रहेगा। तो 18 में से जब हम 24 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, वो रहेगा 6। तो इसका x की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो देखिए अब यहाँ पे पूछा क्या गया फ्रेंड, यहाँ पे पूछा गया कि b की परसेंटेज एज कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी है। तो b का जो देखो यहाँ पे क्या था, तो बी की जो वर्तमान आयु कितनी थी हमारे पास, वो थी यहाँ पे 7, है ना। तो 7 थी, तो 7 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 6 कितना हो गया, 7×42। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन सी सॉरी 42। क्लियर हो गया। चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये हाई लेवल क्वेश्चन रखे हुए हैं। अब नेक्स्ट आता है, ए ट्रेन मूविंग 72 किलोमीटर क्रॉस ए पोल इन 25 सेकेंड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे बोला गया कि एक ट्रेन जो है ना 72 किलोमीटर की गति से 25 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। तो ट्रेन की टोटल लेंथ कितनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो 2 किलोमीटर है ना। तो जब हम इसको देखते हैं ना तो 72 को अगर हम यहाँ पे सेकंड में, मीटर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5/18 बन जाता है, ठीक है। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4 टाइम जाएगा, तो ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रहेगा, ठीक है। अब दूसरा बोला है कि अब हमें इसकी डिस्टेंस निकालना है, वो हम इसकी लेंथ निकालें। तो लेंथ दूरी का जो क्या रहता है, 4 इंटू समय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, यानी 20 तो हमारे पास है और 25 सेकंड, तो कितना रहेगा ये, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 500। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 500 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य 750 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक 750 रुपये की एक वस्तु है, ठीक है। तो उस पर बोला गया कि इसके उसके ऊपर जो लाभ परसेंट वो कितना कमाता है, वो यहाँ पे कमाता है 20%, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 750 मल्टीप्लाई बाय, जब हम यहाँ पे 120 यहाँ पे ऐड करेंगे तो इस तरह से इसको ऐड करते हैं, ठीक है। इससे एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से ये कैंसिल होगी, तो टोटल कितना रहेगा फ्रेंड, वो आएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। तो कितने की पड़ेगी वो, तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर 900 की वो वस्तु, यहाँ पे उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 900 होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, दो वस्तुओं का HCF 12 और LCM 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हमें HCF और LCM का कॉन्सेप्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे क्या रहता है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो यहाँ पे क्या रहता है, पहली संख्या कितनी है फ्रेंड, 36 है, ठीक है। दूसरी संख्या हमारे पास नहीं बताइए, और बट हमारे पास LCM कितना बताया, 12×180, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 36 जो है ये इस वाली साइड चला जाएगा, ठीक है। तो आपको पता ही होगा 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, और 3 टाइम से ये कितना टाइम जाएगा,
तो ये 60 जाएगा, है ना। तो टोटल अच्छा यहाँ पे है 180, है ना, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन बी 60। क्लियर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 5,000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेंड, तो इसमें कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें। यहाँ पे क्या रहता है तो आपको पता ही होगा, सॉरी 5,000, 5,000 कितने साल के लिए कितने साल मतलब 8% ब्याज के हिसाब से कितने परसेंट के, 2 साल, और मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको 100 से, तो इससे इसको 100 करेंगे, 8×5 = 40, 40 2 कितना होता है 80, तो मतलब 800 यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से 2 वर्ष का जो ब्याज कितना होगा वो होगा 800। नेक्स्ट, एक आयत का क्षेत्रफल जो है कितना है, वो 420 है। एक आयत का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड, वो 480 है, सॉरी, और इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है, और इसका परिमाप कितना होगा। तो देखो यहाँ पे परिमाप पूछा गया है, तो इसका जो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो यहाँ पे कितना बताया हमारे पास, एरिया बताया हुआ है इसका कितना, वो 480 बताया हुआ है, ठीक है। और दूसरी साइड आपने ध्यान रखना, एक साइड की जो लेंथ बताई हुई है कितनी, वो बताई हुई है 24, ठीक है। तो 24 हो गया, 24 एक्स हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 480 + 24, जब इसको हम करते हैं तो 20 सेंटीमीटर आता है, ठीक है 20। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे किस तरह से 2 × 24 आ गया, ठीक है, प्लस दूसरी क्या आ गई, दूसरी यहाँ पे 20 आ गई, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसको प्लस करेंगे यहाँ पे 4 और 4 और यहाँ पे 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, तो कितना होगा फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 76। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 76 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, कुल विद्यार्थी 48 है, लड़कियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है, देखो 7 + 5, तो ये टोटल कितनी हुई हमारे पास 12, है ना। तो यहाँ पे कुल विद्यार्थी हमारे पास 48 है, बट लड़कियों की संख्या कितनी है, तो देखो लड़कियों की संख्या कितनी है हमारे पास, तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या 5 है, तो 5 है, टोटल हमारे पास कितनी है 12 है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना पूछा गया 48, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 टाइम हो गया, और 5 चौके कितना हो गया 20, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 20 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 1200 की वस्तु 10% हानि पर बेची, उसका विक्रय मूल्य क्या रहेगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि सेलिंग प्राइस जो है इसका क्या रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड, देखो यहाँ पे बोला गया है तो 1200 है, ठीक है, और इसको हानि कितनी होती है 10% की, तो 10 को हम कैसे डिफाइन करते हैं 90 से। इस तरह से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, तो ये आ गया, आपको पता ही होगा, जैसे देखो एज सिंपल सी बात करेंगे हम, यहाँ पे 1200 है ना, तो 1200 में 10% कितना हो 120, तो बस 120 को क्या कर दो यहाँ पे, 120 को यहाँ पे क्या कर दो, 120 को यहाँ पे माइनस कर दो, 0 से 0 रहेगा, यहाँ पे 8 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना रहेगा 0 रहेगा, और यहाँ पे 1 मतलब 1080, तो 1080 कहाँ पे, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का जो है 70% खर्च करता है, यदि उसकी बचत 4500 है तो उसकी आय कितनी होगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बोला गया टोटल, देखो टोटल उसका खर्च कितना है 70%, तो बचा कितना हमारे पास, देखो टोटल कितना होता है 100 है, 100 में से 70% उसने खर्च कर लिया, बचा कितना 30%। इसी 30% की वैल्यू हमारे पास फ्रेंड पूछी गई है 4500, ठीक है। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे इस तरह से, तो कैसे इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये रहेगा इस तरह से, मतलब 4500 अपॉन में जाएगा आपके यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई क्या होगा 100, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 40 है, प्रत्येक आधार कोण कितना होगा। देखो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि यहाँ पे जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हुई है ना, तो इसके एक कोण का योग यहाँ पे 40 है, तो आधार कोण कितना रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी 70, है ना, तो 70 इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि यदि यदि ए और बी यदि ए और बी की जो रेशो है वो कितनी है फ्रेंड, वो है 5:4:7, सॉरी 3:4:7, तो इसका टोटल योग हमारे पास कितना बताया है 140, तो इसका टोटल योग कितना बताया 140। तो यहाँ पे पूछा क्या है किसका, सी का, तो देखो सी का 7 है, अच्छा टोटल 7 हो गया, ठीक है। इसी तरह से टोटल कितने हो गए, जब इनको प्लस करेंगे तो ये 14 बन गए, और
इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इनको 140 से। तो जैसे इनको सॉल्व करेंगे तो ये 100 आएगा, तो 10 इंटू 7, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया 70। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड ये थे हमारे पास मैथ के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, लेवल अच्छा है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा पार्ट सी इंग्लिश सेक्शन रहेगा। तो नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द सेंटेंस। तो यहाँ पे हमें हमसे क्या पूछा गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे पूछी गई है। हॉनेस्टी इज़ कंसीडर्ड ए ग्रेट वर्च्यू, है ना। तो देखो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे हमसे पूछा गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या रहेगी, वो रहेगी हॉनेस्टी, या हॉनेस्टी, या फिर आपने ध्यान रखना है और इसका डी भी हो सकता है, वर्च्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों इसके जो क्या रहेंगे राइट आंसर रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देते हैं चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पे दिस इज़ द स्टूडेंट डैश डैश वॉन द कॉम्पिटिशन। यहाँ पे क्या रहेगा, प्रपोजिशन क्या लगेगा, विच लगेगा, हु लगेगा, या फिर होम लगेगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी होम, हु। तो हु जो है ये क्या करता है, ये यहाँ पे जो एक प्रपोजिशन के नाम पे यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। चलो नेक्स्ट आते हैं, चूज़ द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन पूछी गई है, जैसे दिस बुक्स बिलोंग टू मी, इट इज़, इसका माई है, मी है, माइन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन सी माइन। तो माइन होगा। तो माइन ये कैसी है कि पॉजेसिव नाउन है, ये आपने ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज़ द करेक्ट वर्ब। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट डैश डैश प्रेजेंट। तो इज आएगा, वॉज आएगा, आर आएगा, या हैज़ आएगा। तो 30 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी आर। तो आर इज़ द राइट आंसर हो गया। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट आर प्रेजेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, चूज़ द करेक्ट फॉर्म। शी डैश डैश हियर सिंस मॉर्निंग। तो इज आएगा, वॉज आएगा, हैज़ बीन आएगा, या हैड आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या आएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी हैज़ बीन। तो हैज़ बीन आपको पता ही होगा, सिंस मॉर्निंग का यूज़ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो जो कि ये क्या करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, हैज़ बीन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट द आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसे ही परचेज्ड 5 बुक्स। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना हमने नंबर, नंबर क्या रहेगा, तो वो रहेगा फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन सी 5, ठीक है। तो 5 यहाँ पे बुकों की एक निश्चित संख्या बताई हुई है, इसलिए डेफिनाइट नंबर एडजेक्टिव विशेषण है ये। क्लियर। नेक्स्ट आता है, आइडेंटिफाई द एडवर्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही रेयरली मिसिज हिज क्लास। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि हमने एडवर्ड बताना है यहाँ पे, है ना। तो एडवर्ब क्या रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रहेगा रियरली, है ना। क्या रहेगा फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा, और ऑप्शन बी रियरली इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन बताना है। ही हैज़ बीन सफरिंग डैश डैश फीवर फॉर 2 days। तो वो यहाँ पे प्रेपोजिशन फ्रॉम लगेगा, कि विद लगेगा, या फिर बाय लगेगा, या फिर एट लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए फ्रॉम। तो ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 year। तो याद रखना है फ्रेंड, तो जैसे सफ़र क्रिया के साथ हमेशा निश्चित रूप से फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज़ द करेक्ट कंजम्पशन। तो कंजम्पशन पूछा गया है यहाँ पे, कंजंक्शन। ही वर्कड हार्ड डैश डैश ही कुड पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कंजम्पशन बताना है, बट, सो दैट, और ऑल्थो, है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी सो दैट। सो दैट ये क्या रहेगा, ये जैसे ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आता है करेक्ट द, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। जैसे करेक्ट आर्टिकल की बात करेंगे हम, जैसे ही इज़ ऑनेस्ट मैन, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन। तो ही इज़ क्या रहेगा यहाँ पे फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी एन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट ये कैसे बॉबल्स है ना, बॉबल्स का साउंड आ रहा है ऑनेस्ट, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या आर्टिकल यूज़ होगा, ऑप्शन बी एन। चूज़ द सिनोनियम्स ऑफ ब्रेव। तो ब्रेव का जो सिनोनियम क्या होता है फ्रेंड, ब्रेव होता है बहादुर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी कोरेजियस, है ना। कोरेजियस, तो कोरेजियस क्या होता है, ये भी बहादुर ही होता है, साहसी होता है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और ये आपने ध्यान रखना, कावर्डली, कावर्डली क्या होता है, ये डरपोक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, चूज़ द एंटोनियम ऑफ एंशियंट। तो एंशियंट का जो एंटोनियम क्या रहेगा वो रहेगा फ्रेंड मॉडर्न। तो यहाँ पे एंटोनियम होता है विपरीतार्थ, है ना। तो जैसे एंशियंट का क्या हो गया, मॉडर्न हो गया।
क्लियर। तो इंग्लिश सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हम देखते हैं हिंदी सेक्शन का। तो यहाँ पे राज्यसभा में कौन सा समास है, तो राज्यसभा में कौन सा समास है, तो राज्यसभा में जो समास है वो है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास इसका, तो देखो तत्पुरुष जैसे राज्यसभा का समास विग्रह करने पर राजा की सभा, राजा की सभा, तो इसका संबंध किससे है, तत्पुरुष समास से है। नेक्स्ट आते हैं, धर्मेंद्र का संधि विच्छेद क्या रहेगा, तो धर्मेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए धर्म प्लस इंदर। तो धर्म प्लस इंदर इसका राइट आंसर रहेगा, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना, ये गुण स्वर संधि का नियम है। क्लियर। नेक्स्ट आता है, रामायण किस प्रकार की संज्ञा है, तो रामायण किस प्रकार की संज्ञा है, क्या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कैसी है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है, ज्ञानी व्यक्ति शांत होना, अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, पानी कम होना या घड़ा टूटना, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, राम काव्य लिख रहा है, में काव्य कौन सा कारक आता है, तो काव्य कारक कौन सा आता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी कर्म। ठीक है, तो कर्म यहाँ पे रहेगा, जैसे आपने यहाँ पे जैसे राम क्या लिख रहा है, तो उत्तर में क्या होगा, काव्य। ठीक है, तो काव्य क्रिया का क्या है, मुख्य कर्म होता है। क्लियर। आगे देखते हैं, जिसने मेहनत की वही सफल हुआ, मैं जिसने कौन सा सर्वनाम है, देखो जिसने मेहनत की वही सफल हुआ, इसमें प्रश्नवाचक है या संबंधवाचक है, निजवाचक या संकेतवाचक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी संबंधवाचक। तो देखो संबंध को बता रहा है ना, जिसने मेहनत की वही सफल हुआ, मतलब ये रिलेशन बता रहा है ना, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता, अभिमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अभिमान शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग होता है, उपसर्ग होता है जो स्टार्टिंग में होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा अभी। ठीक है, अभी, और अगर इसका प्रत्यय पूछा होता तो क्या आता है, मान रहता। नेक्स्ट आते हैं, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो कवि का कवित्री है, कवियत्री है या कवियत्री है या फिर ऑप्शन डी है, तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी कवित्री। तो देखो कवित्री कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं कवित्री। ठीक है, तो कवि, ये भी आपने ध्यान रखना, कई बार ये करेक्ट वन में भी आ जाता है कवित्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राम ने मोहन को पुस्तक दी, में मोहन को कौन सा कारक आता है, तो देखो राम ने मोहन को पुस्तक दी, तो कारक कौन सा आता है, इसमें जो कारक आता है वो आता है यहाँ पे ऑप्शन सी संप्रदान। तो संप्रदान देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना है, यहाँ पे विभक्ति होने पर, है ना, जैसे दान स्वरूप या दी जाती है तो वहाँ को हम विभक्ति होने पर भी कर्म कारक नहीं बल्कि संप्रदान कारक यहाँ पे यूज़ होता है ना, जिसके लिए कार्य किया जाए ये। नेक्स्ट, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है का सही भावार्थ क्या है, अधिक भोजन करना, अनुभव से सावधान हो जाना, बहुत तेज चलना, दूसरों की सहायता करना, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी अनुभव से सावधान हो जाना। नेक्स्ट आता है, उत्थान शब्द का सही विलोम शब्द क्या है, उत्थान शब्द का अगर हम सही विलोम की बात करेंगे तो उत्थान का क्या रहेगा फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी पतन। उत्थान का जो राइट आंसर क्या रहेगा, पतन। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या रहता है, तो सबको पता होगा शायद, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी सर्वज्ञ, है ना। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं हम, सर्वज्ञ कहते हैं, है ना। और जो कम जानता हो उसको हम अल्पज्ञ कहते हैं, अल्पज्ञ जो कम जानता हो। ठीक है, और जो कुछ भी ना जानता हो उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड, उसको हम अज्ञानी कहते हैं। और जिसको सब कुछ, जो मतलब कि जो भरपूर, जो विद्वान हो उसको हम विद्वान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आशीर्वाद शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो आशीर्वाद की यहाँ पे पूछा गया है, आशीर्वाद की जो शुद्ध वर्तनी होगी वो क्या होगी फ्रेंड, वो होगी ऑप्शन बी आशीर्वाद, है ना। ऐसे जो है आशीर्वाद लिखा जाता है, तो इसको ध्यान से देख लेना एक बार, हो सकता है आपके एग्जाम में जो है डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बने। तो फ्रेंड ये थे हमारे पास टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है। तो मैंने आपको कहा एम रखा है 100 लाइक का, तो पीछे वाली वीडियो में आपने अच्छा प्यार दिया है, आपके इस योग से चैनल ग्रो हो रहा है। जो भी फ्रेंड नया है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जल्दी से जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इसी तरह से आप अपनी प्रेपरेशन को चेक करते रहिए, आपका कितना स्कोर हो रहा है मुझे कमेंट में बताना है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।